9 कौन कौन से पॉइंट है बता मुझे। क्यों नहीं किया था? पेपर तक कंटिन्यू तेरा। ठीक है बैठ। 9 पॉइंट्स बताओ बेटा कौन कौन से हैं। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, स्केल ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन है। यस, स्केल ऑफ ऑपरेशन। कैपिटल रिक्वायरमेंट थर्ड पॉइंट। डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, ओके। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, गुड गोइंग। एक आपने छोड़ दिया वो है मैनेजेरियल एक्टिविटी और कंट्रोल। कंट्रोल बोल दिया आपने, ठीक है। एक है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। चलिए ठीक है बैठिए। ठीक, अब थोड़ा बात करते हैं। इन केस मैं रिस्क और लाइबिलिटी की अगर बात करूं, डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी मतलब ये होता है कि आप कितना रिस्क और लाइबिलिटी बियर रखने के लिए विलिंगनेस होते हैं। हमारे पास 4 प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं वो? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और कंपनी। होते बहुत प्रकार के हैं लेकिन हम लोग के लिए यही 4 मेजर है जिसमें हम लोग को डिसीजन लेना है, क्योंकि एचयूएफ डिसीजन में इसलिए नहीं आता कि उसको बनाने की कोई चॉइस नहीं होती, वो इन डिफॉल्ट रहता है, समझते हो ना। क्योंकि एचयूएफ बनाने के परिवार चाहिए और जरूरी नहीं कि हर परिवार एक साथ रह के काम कर पाए, वो दिक्कत होती है। अब ना एक चीज समझना, अगर मैं डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी की अगर बात करूं, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क। एग्री करते हो? द स्मॉलर द बिजनेस स्मॉलर द रिस्क। लेकिन एक चीज समझना, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस एकदम स्मॉल रहता है, स्मॉल रिस्क रहता है। एवरीवन क्लियर है? उसमें रिस्क कम रहता है, लेकिन एक दिक्कत उसमें है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड अट्रैक्ट हो सकती है। सर कारण क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में तो परपेचुअल सक्सेशन होता है ना, तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो दिक्कत हो सकता है। वहीं अगर बात करें ना पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर ज्वाइंटली और सेवरली लाइबल है। मतलब इंडिविजुअली लाइबल होंगे और सबके साथ भी लाइबल होंगे। एक हद तक चलो वो भी ठीक है। इस केस में रिस्क एंड लाइबिलिटी के केस में मोस्ट एडवांटेज किसको मिलता है? कंपनी और एलएलपी को। क्योंकि कंपनी एलएलपी दोनों में क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तुम जितना रिस्क उठाना चाहो उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर तुमको कितने तक का फोर्स कर पाएगा पेमेंट में? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे एसेट तक। मतलब यहां पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला। समझ आए कि नहीं सबको? एवरीवन। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। तुम लोग जहां जहां स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस लिखो ना, उसके ऊपर लिखो परपेचुअल सक्सेशन। जाओ। स्टेबिलिटी वाली कहानी है वो क्लियरली लिंक्ड है परपेचुअल सक्सेशन से। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में डाई, कंपनी विल रन अंटिल वाइंडिंग अप। कंपनी को बनाया किसने? लॉ ने। मारेगा कौन? लॉ ही मारेगा भैया। लॉ को मारना मतलब वाइंडिंग अप होता है। समझ आए कि नहीं? तो एक चीज समझना, सबसे कम स्टेबल बिजनेस इंडिया में क्या है? सोल प्रोप्राइटर। सर कारण उस सोल प्रोप्राइटर के एक तबियत खराब होने से, इलनेस, कल का याद होगा टॉपिक तो, इलनेस हो गया, थोड़ा सा तबियत खराब होता है तो उसकी डेथ भी होती है, बिजनेस बंद हो जाएगा, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। उसी कारण मोस्ट अनस्टेबल बिजनेस इन इंडिया को सोल प्रोप्राइटर बोला जाता है। उनको फाइनेंस की तकलीफ हो सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट की भी तकलीफ हो सकती है। पार्टनरशिप फर्म की भी बात करें तो पार्टनरशिप फर्म भी अनस्टेबल है, क्योंकि किसी भी पार्टनर के एडमिशन पे, डेथ पे, रिटायरमेंट में पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकंस्टिट्यूट। पुराना पार्टनरशिप बंद होकर नया पार्टनरशिप बनता है, तो यह भी अनस्टेबल है। उसी कारण पार्टनरशिप फर्म में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। इसमें अगर एडवांटेज देखा जाए तो एलएलपी और कंपनी दोनों में परपेचुअल सक्सेशन होता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल बिजनेस है वो कंपनी ही है। कंपनी स्टेबिलिटी जो होती है उसके कारण सप्लायर अट्रैक्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी होता है भैया, रेगुलर रिटर्न मिलता है, कंपिटेंट वर्कर। कल का माइक्रोसॉफ्ट और बिंग एग्जांपल याद है? 12 लाख और 14 लाख वाला। क्या 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 समझे थे तुम लोग उसमें? कंपिटेंट वर्कर। कंपिटेंट वर्कर हमेशा स्टेबल बिजनेस में पाए जाते हैं, तो ये सब फायदा होता है। समझ आए बच्चे लोग? तो हम लोग इतना सारा पॉइंट पढ़ चुके हैं, किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत है क्या यहां तक? एनीवन? बाकी लोग तो पढ़े ही नहीं हो कल। आगे बढ़े? चलिए बेटा, आप रफ में लिखना ना, तो
कल संडे है, बस फोटो खींच लेना, जिसका कॉपी कंप्लीट होगा उसका, और कंप्लीट कर लेना। बाकी लोग को मंडे तक टाइम रहेगा सबको ना, अप टू डेट होना है। 10वां पॉइंट, होता है आप लोग का कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। आपके पास 4 प्रकार का एंटिटी है। पहला सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और कंपनी। कॉस्ट के मामले में, प्रोसीजर के मामले में, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के मामले में सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा? सोल प्रोप्राइटर सर, बिकॉज उनको कोई भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं होता, सिवाय अगर वो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस में कौन सा रजिस्ट्रेशन लगेगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिसको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म जो है ना, सोल प्रोप्राइटर से थोड़ा महंगा साबित होता है, लेकिन कंपनी एलपी से कम होता है। कारण पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं होता। मैंने क्या बोला? पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए और कुछ नहीं। वो भी रिटर्न एग्रीमेंट मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि पता है एग्रीमेंट में भी ओरल और राइटिंग हो सकता है, वही मैंडेटरी नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में। अब बात करते हैं एलएलपी के लिए। एलएलपी जो है ना, एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लगती है, लेकिन एज कंपेयर टू कंपनी थोड़ा लीगल कंप्लायंसेस कम रहते हैं। कंपनी की बात करें तो इंडिया में मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस इन रिलेशन टू कॉस्ट, प्रोसीजर और गवर्नमेंट रेगुलेशन अगर कोई है तो वो है तुम्हारा कंपनी। कारण उसमें इतने सारे फॉर्मेलिटीज लगते हैं। यू नो दैट एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या तकलीफ लगता है? सबसे पहले तुमको नाम डिसाइड करना है। सर नाम में क्या रखा है? बेटा नाम मस्ट बी टेंडम विद द गाइडलाइंस। तुम एरे गेरे नाम नहीं रख सकते, कुछ भी नाम नहीं रख सकते। कंपनी कंपनी एक बहुत बड़ा एंटिटी होता है, नाम डिसाइड कर ले। रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए, अब ऐसा नहीं कि छोटा मोटा सटर लेना है, प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑफिस लेना पड़ेगा। एमओए एओए तैयार करना पड़ेगा। प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, चाहे सीएस हो, चाहे सीएमए हो, चाहे सीए हो, जो आप लोग के इनकॉर्पोरेशन में मदद करेंगे। सब्सक्राइबर्स चाहिए तुम लोग को, पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो कम से कम 7 आदमी चाहिए जो साइन करेंगे। सबको पैसा लगाना पड़ेगा कैपिटल के नाम पे, शेयर कैपिटल समझते हो ना, भले कितना रुपए लगाए वो बात अलग है, इतना उन लोगों को लगा के चलना पड़ेगा। और कंपनीज एक्ट 2013 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। उसी कारण कॉस्ट, प्रोसीजर और गवर्नमेंट रेगुलेशन की अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है आप लोगों का कंपनी। समझ आएगी ना? क्योंकि एमओए और एओए ड्राफ्ट करने, और इवन प्रोस्पेक्टस समझते हो, ब्राउचर बोलते हैं जिसको, इनविटेशन टाइप ब्राउचर बोलते हैं, जैसे कि हम शेयर बेचना चाहते हैं, बहुत महंगा होता है। तुमको पता है कि एमओए ये बुक कितना होता है? गाइडलाइंस कौन ड्राफ्ट करता है? एक सीएस ड्राफ्ट करता है। तुमको पता है कि इंडिया में सीएस महंगे होते हैं, फीस चार्ज उनका काम हैवी रहता है, तो उसी कारण कंपनी थोड़ा महंगा साबित हो जाता है। समझ आया सबको? चलिए अब लिखते चलते हैं आगे। सोल प्रोप्राइटर केस। इजीएस्ट एंड चीपेस्ट ओनली शॉप एंड establishment certificate required, and in case of ऑनलाइन बिजनेस जीएसटी लगेगा। जीएसटी फुल फॉर्म टैक्स, पूरा बोलो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर हम जीएसटी भी पढ़ेंगे क्या? हाँ भाई वो भी पढ़ोगे, सेटिंग। सर कोई टॉपिक है जो बच रहा है? जीआईजीएल के टॉपिक बचेंगे बस। देन बच्चे लोग, देन बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म।
क्वाइट सिंपल टू बी इनिशिएटेड, एकदम सिंपल नहीं है लेकिन सिंपल है। एज रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन आप लोग का मैंडेटरी नहीं है। एंड रिटर्न डॉक्यूमेंट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, हर बार रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। समझ आ रहा है सबको? अगर आप लोग बेसिक समझे तो संस्कार समझ आ रहा है? डन। डायरेक्ट मैं कंपनी बताऊंगा, पार्टनरशिप एलएलपी नहीं। कॉस्ट के मामले में कंपनी इजी है कि कॉम्प्लिकेटेड है? अच्छा, ये चीज समझना, यहाँ पास ना तुम लोग इजी और हार्ड वर्ड को वोकैबुलरी चेंज कर लो पहले। इजी और हार्ड नहीं होता, इजी और कॉम्प्लिकेटेड होता है हमारे लैंग्वेज में, ठीक है? हार्ड नाम की कोई चीज नहीं होती। पेपर में जैसे तुम लोग आंसर्स में तुम लोग पढ़े, ठीक है, वर्डिंग्स पे इंप्रूवमेंट लगेगा तुम लोग को। वोकैबुलरी स्ट्रांग रखना, छोटे मोटे वर्ड्स यहाँ पास काम नहीं आएंगे। जैसे अब जो बोलते हो ना, जो एडवांस इंग्लिश जो होता है, वो सब चीजें तुमको वर्ड यूज करने पड़ेंगे, हाँ करने पड़ेंगे। क्योंकि अब कुछ कुछ चीज जैसे कि समटाइम्स क्या होता है ना, जो इजी होता है ना उसको इजी नहीं, सिंपल भी बोलते हैं हम लोग हमारे लैंग्वेज में। मतलब इजी बोलना उतना सही नहीं होता वोकैबुलरी में, ठीक है? कंपनी को अगर मैं बोलूं तो यहां पास होता है मोर कॉम्प्लिकेटेड टू फॉर्म एज इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कौन इसको फॉर्म करता है? लॉ फॉर्म करता है यार। वेरियस numbers of formalities are required even after closure। तुम कंपनी बंद भी कर दोगे तो भी फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड रहता है। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ ड्राफ्टिंग एमओए एंड एओए। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्रोस्पेक्टस कैन बी क्वाइट हाई। डन एवरीवन? अब एक बात बताइए, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का रेगुलेशन किस में लगेगा फिर? सर ऐसा क्यों, क्या रेगुलेशन लग जाएगा गवर्नमेंट का उसमें? कंपनीज एक्ट लगेगा। और पता है सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं लगता, पता है इनको ना इनकम टैक्स पकड़ेगा, जीएसटी पकड़ेगा, आरबीआई पकड़ेगा, क्योंकि कंपनी के ट्रांजैक्शन बड़े पैमाने में होते हैं। तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा और प्रोसीजर लंबा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे वो पोहा दुकान खोलने में कितना समय लगा था? गलत। रात ही काफी था, दिन भी नहीं था। दिमाग खराब हुआ, रात के 10 बजे मैंने सुबह 4 बजे लाके रेलवे स्टेशन पोहा दुकान खोल लिया। भैया क्या है, सोल प्रोपराइटर है बिजनेस, कोई प्रोसीजर वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं। तुम कंपनी को अगर रजिस्ट्रेशन अगर लेने जाओगे ना भैया, तुमको महीना 2 महीना 3 महीना बहुत टाइम लगने वाला है चीजों में। तो पता है जैसे कि मैंने एक ना इसमें ना मैंने एमओए बनाया इतना बड़ा, ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, एमओए ऐसा नहीं चलेगा। तुम क्या करोगे, वापस से रीड्राफ्ट करो, उसका अलग खर्चा, उसमें अलग टाइम लगेगा। और तुमको पता है ना कि इंडिया में सरकारी काम कैसे चलता है?
डिजलेट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यों, लगता है भाई, समय तो लगता है ये सब चीजों में। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, समझ आए कि नहीं आए? वही अगर मैं पोहा को बड़े पैमाने में बेचना चाहता कि मैं पहले कंपनी खोलूंगा फिर मैं ठेला लगाऊंगा, सपना खत्म हो जाएगा मेरा वहीं पास, समझ आए कि ना? उसी कारण मोस्ट इजीएस्ट एंड सिंपल फॉर्म कुछ भी कर लो सोल प्रोप्राइटरी होता है, कुछ भी कर लो तो, हो जाएगी ना? अब ना एक चीज समझ, फिर आप बोलोगे सर कि सोल प्रोप्राइटर इजी है बोलते हो, पार्टनरशिप इजी, लोग कंपनी क्यों बनाते हैं? फिर उस दिन मैंने बताया था सिर्फ सर लिमिटेड लाइबिलिटी काफी है क्या? आंसर इज यस। देखो भैया, लोगों को आंख बंद करके बिजनेस करने की आदत है इंडिया वालों को। तुम पता है, जैसे कि अब मैं समझाता हूं तुम लोग को, ये जैसे कि बात करते हैं ये ओयो के सीईओ का क्या नाम है, गोयल, दीपेंद्र, अच्छा रितेश अग्रवाल उधर का है, जोमेटो का दीपेंद्र गोयल, दीपेंद्र एग्जांपल देता हूँ। तो लोग पता है कि वो लोग जो बिजनेस करते हैं, और दीपेंद्र गोयल सर का जहां तक मेरे को पता है स्टेक कितना है, 5-6% ही है अप्रॉक्स, मतलब सिर्फ 5 और 6% बस उनका स्टेक है। जोमेटो कंपनी पूरी बाहर की है समझो, और जोमेटो कंपनी ने जो वो इटर्नल कंपनी है, ये सब चीज को थोड़ा ध्यान रखना, जोमेटो प्रोडक्ट है उनका। जैसे कि सीएसडी में पढ़ाया था कि जोमेटो ने ब्लिंकिट को कैसे पकड़ा था, एग्जांपल याद है ना, कैसे एक्विजिशन हुआ था क्विक कॉमर्स वाला, चलो ठीक है साइड रखते हैं। अब देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, पता है इनको ना लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों चाहिए? आंख बंद करके डिस्काउंट देते हैं लोग, आंख बंद करके डिस्काउंट दे रहे हैं भाई। मामा अर्थ जैसी एक कंपनी, मामा अर्थ सुने हो, लॉस मेकिंग कंपनी है, बिकॉज ऑफ ओनली प्रमोशन, बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। तू लगता है ना कि बड़े बड़ी कंपनी प्रॉफिट हो, क्यों? इतना नहीं होता बेटा, प्रॉफिट जनरेट उन लोग का, लॉस मेकिंग कंपनी है वो लोग, सिर्फ उन्होंने क्या सैलरी है। अब जैसे कि ना एक मस्त एक कहानी है, पता है, एकदम तुम ध्यान समझना, कंपनी का एक एग्जांपल देता हूं। एक मोहल्ला है, ठीक है, रोड है, रायपुर का एग्जांपल देता हूं। यहां पास 4 दुकान है, ठीक है, चारों जो है ना ग्लासेस की दुकान है, मतलब चश्मे दुकान है। अभी तक सब चीज सही चल रहा था, सब के सब जो प्रॉफिटेबल बिजनेस थे, सबके सब क्या थे? प्रॉफिटेबल बिजनेस थे। एक दिन अचानक से यहां पास आया लेंस कार्ट, लेंस कार्ट आने से ये सबका बिजनेस क्या हो गया? लॉस में चले गया, लेंस कार्ट ऑलरेडी लॉस में। लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों चाहिए मैं बता रहा हूं तुम लोग, कारण यही है क्यों लोग कंपनी के पीछे भागते हैं। लेंस कार्ट तो इतना प्रमोशन कर, एडवर्टीजमेंट कर भाई, फ्री का एडवर्टीजमेंट है यार। चश्मा कितने बेचे लोग? नॉर्मल 500 में बेचते हैं, 1500 में बेचने वाले, 1000 ही तो ज्यादा करके बेचे, और क्या बेचने वाले? ब्रांडिंग वाली बात है एकदम सिंपल सा। चश्मा है भाई, उसमें लेंस कार्ट लगा दोगे, कुछ टैग लगाओगे तो महंगा हो जाता है, ब्रांड वाली वैल्यू होता है, नहीं हो रहा तो किसी सेलिब्रिटी को पहना दो पिक्चर में, खत्म। और क्या, वही वाली बात है। लेकिन इसलिए आप लोग को लॉस मेकिंग कंपनी है, तो लॉस मेकिंग कंपनी कल के डेट में अगर सपोज सर्वाइव नहीं कर पाया, कल के डेट में सपोज सर्वाइव नहीं कर पाया मान लिए, तो जो उसका मालिक को डूब गया तो कहते ना भाई, ये सब चीजों को लिए क्या चाहिए? लिमिटेड लाइबिलिटी। अब उस बात सोचो, वो चारों सोल प्रोप्राइटर क्या होगा उधर रायपुर के चारों? अगर वो लोग ना बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर लोन लेके रखे 10-10 20-20 करोड़ का, एसेट सिर्फ 1-1.5 करोड़ का है, तो उन लोग का घर बार भी बिक जाएगा क्लियरली। दैट्स व्हाई दे ऑलवेज फोकस ऑन लिमिटेड लाइबिलिटी, ये बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप लंबे बिजनेस कर रहे हो और बड़े बड़े पैमाने में बिजनेस कर रहे हो, लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होता है और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। उसी कारण जितने भी मतलब बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो सबसे पहले कंपनी की तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि कंपनी में ना एडवांटेज बहुत सारी चीजें की, स्टेबिलिटी इन द बिजनेस, तो फाइनेंस इजिली मिल जाता है, एग्री, इजिली फाइनेंस मिल जाता है, और लोग के सामने रेपुटेशन बढ़ता है। जैसे कि ना अपना एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को, रेपुटेशन स्टेबिलिटी वाली बात करते हैं। इंस्टाग्राम में एड्स आते हैं कुछ प्रोडक्ट के, एक एड आया फ्लिपकार्ट का, जो आप लोग को ना सपोज ये घड़ी को वो 3000 में दे रहा है, फ्लिपकार्ट में एड आया तुरंत। उसका नेक्स्ट पेज में ना आप स्क्रॉल किए, एक ना कोई अलग टाइप की कंपनी थी जो रेप्यूटेड नहीं थी, उसको 1200 में दे रहा था। तुम 3000 खरीदोगे कि 1200 खरीदोगे? एक चीज समझाता हूँ, एक चीज पहले से, आप 1200 में नहीं जाओगे, कारण क्या पता मेरे पैसा लेके मेरे को डिलीवर नहीं किया तो क्या कर लोगे तुम? इंस्टाग्राम में तो वही चलता है ना यार, दिवाली वाली में तो इसी तो कमाते हैं लोग, कई लोग। अब मेन दिक्कत वही स्टेबिलिटी वाली बात है बिजनेस की, अब वो स्टेबल बिजनेस है यार, कोई अचानक से नहीं आया तो कौन विश्वास करेगा, यही स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम है। जैसे कि किसी का बिजनेस अगर लंबे समय के लिए चल रहा है तो लोग उसके पास क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ सर्विस, वही स्टेबिलिटी है।
और वो कंपनी है तो मोर स्टेबल। तो यही सब चीज कारण होता है पता है एक एंटिटी सिलेक्ट करने के लिए। और मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू में अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि चेंज करना कोई आसान काम नहीं है। एक लोकल लैंग्वेज में बोलूं, चना मुर्रा नहीं है इसको चेंज करना। इट इज नॉट इजी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मन किया सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप चले गए, कंपनी बनाए मजा नहीं आ रहा, सोल प्रोप्राइटर नहीं होता। ये सब चीजें लंबे डिसीजन लगते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरे चेंज होते हैं। अब देखो होता क्या ना, मैं स्टैम्प बनवा लिया, सील बनवा लिया, मैंने बिजनेस कार्ड बनवा लिया, मैंने अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बना लिया बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म के नाम पे। कल मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, मेरे को हर जगह की चीजें बदलनी पड़ेगी। जहां 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 मैं रिकॉग्नाइज हूं हर जगह चीजें बदलनी पड़ेगी। तो है इस चीज में, समझ आएगी नहीं सबको? एवरीवन कितने पॉइंट पढ़ लिए तुम लोग? चलो लास्ट पॉइंट एक और लिखवा देता हूं, टैक्स इम्प्लीकेशन। व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? दिशा बेटा क्या लगता है टैक्स क्या होता है? वो जीएसटी होता है, टैक्स नहीं होता। न्यू गर्ल, आपका क्या नाम है बेटा? महिमा, बताओ बेटा टैक्स क्या होता है? आप पीटी क्लियर हो? पीटी वाले हो कि ग्रेजुएटेड हो? टैक्स क्या होता है? अरे निर्मला दीदी नाराज हो जाएगी तुम लोग से, तो तुमको टैक्स देना है आगे जाके फाइनेंस मिनिस्ट्री को। टैक्स मतलब क्या होता है? द अमाउंट विच इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। दो प्रकार के टैक्स हो सकते हैं, एक इनकम टैक्स हो सकता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स ही आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम आता है। ऐसे देखा जाए तो तीन प्रकार के टैक्सेशन होते हैं। अभी हम लोग जो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स के बारे में। किसके बारे में? इनकम टैक्स के बारे में। ये ईटी में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान समझिए। अगर आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटर है तो आपको बेनिफिट मिलेगा स्लैब रेट का। स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा आपको। वहीं अगर आप पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या कंपनी हो तो आपको लगेगा फ्लैट रेट। मतलब भी समझा देते हैं। क्या आपको टैक्स रेट याद है नए फाइनेंशियल ईयर का? सुरभि बेटा याद है टैक्स रेट नए फाइनेंशियल ईयर का? सुरभि कौन है? तो सुभी आपका नाम है, ओके बताओ बेटा। टैक्स रेट 0 से लेके 4 तक। 0 कुछ याद आया? 4 से लेके 8 तक 10%, 5%। नहीं याद है? चलिए आपको पुराने स्लैब के हिसाब से समझाता हूँ। स्लैब रेट और फ्लैट रेट में क्या होता है देखो, सोल प्रोप्राइटर और एचयूएफ को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है टैक्सेशन में, वो है स्लैब का। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ स्लैब का, वो अभी फाइनेंशियल ईयर हिसाब से एक्यूरेट नहीं है। 0 से 2.5 लाख का सपोज 0% है इनकम। 2.5 लाख से सपोज 5 लाख का है 5%, सपोज ऐसा स्लैब है। तो अगर कोई सोल प्रोप्राइटर अगर 2 लाख कमाता है तो पहले स्लैब के अंदर आया तो कितना टैक्स देगा? 0। वहीं अगर मैं पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनी की बात करूं, ये लोग अगर 10 रुपए भी कमाएंगे तो इनको फ्लैट 30% देना पड़ेगा। मतलब अगर 100 रुपए कमाए 30 रुपए, 1000 कमाए 300, 2 लाख कमाए 60,000, इतना फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा इनको। इसको फ्लैट रेट बोलते हैं। देखो ना, फ्लैट 50% डिस्काउंट बिना कुछ सोचे समझे, फ्लैट 50 रुपीज डिस्काउंट। वो क्या होता है? फ्लैट बिना कुछ सोचे समझे। स्लैब क्या होता है? इनकम बेस्ड पे लगता है। सोल प्रोप्राइटर और एचएफ को सबसे बड़ा यही फायदा है टैक्सेशन का। देखो भैया, तुम अभी आज के डेट में तुम कहानी सुनो कि सर 12 लाख तक 1 रुपए का टैक्स नहीं लगता। सुनो ना सब चीजें रिबेट के बाद, जैसे मैं बताया था तुम लोग को। वही ये चीज सोचो, अगर मैं कंपनी होके 12 लाख रुपए अगर कमाया, कितना टैक्स लगेगा मेरे को? 30%। बोलो 3,60,000। कितना लगेगा? 3,60,000। सोल प्रोप्राइटर और मैंने कंपनी बनाया, दोनों में मैंने 12 लाख कमाया। कितना? 12 लाख कमाया, ये मेरा शुद्ध इनकम है। 1 रुपए किसी को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में माइनस 3.6 लाख। किसको जाएगा 3.6 लाख? गवर्नमेंट को टैक्स। तो ये भी एक डिस्कशन का मैटर होता है।
मतलब कंपनी को फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ता है और सोल प्रोप्राइटर को स्लैब रेट से। समझ आया कि नहीं आया? तो छोटे मोटे लोग हैं जो 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे, क्यों कंपनी बना रहे हो यार तुम जबरदस्ती टैक्स देने के लिए? वाई? मत दो ना यार टैक्स, अभी तो 12 लाख तक छूट हो गया इस साल तो। समझ आया सबको? ये होता है आप लोग के लिए टैक्स इम्प्लीकेशन। क्लियर है किड्स एवरीवन? यस और नो? ठीक है, यहां से तुम्हारा फैक्टर अफेक्टिंग खत्म। एक बार देख लो आज मैंने लिखवाया उसको ओवरव्यू कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मंडे से तुम लोग को नया चैप्टर रहेगा कॉर्पोरेट एंटिटी, और मंडे से अकाउंट्स भी रहेगा और एफएम भी। एफएम तो होता है मतलब एक दो तीन चार पांच। ओके, बताऊंगा। डन बच्चे लोग? यहां पास तुम लोग का चैप्टर खत्म होता है, लेकिन अब थोड़ा चालू करते हैं मेन मुद्दा। चलिए लिखते चलेंगे मेरे साथ। डिफरेंस बिटवीन HOF एंड पार्टनरशिप फर्म। बेसिस HOF पार्टनरशिप फर्म। इसमें मैं कोई मदद नहीं करने वाला आप लोग की, आप ही लोग बताएंगे। डिफरेंस HOF और पार्टनरशिप फर्म के बीच क्या डिफरेंस होता है? आप इतना पढ़ रहे हैं हफ्ते भर से, इसको बताइए। HOF और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है? लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर, दोनों में लिमिटेड है। अच्छा, मेंबरशिप में सिर्फ HOF में बाय बर्थ और मैरिज विथ मेल मेंबर आ सकता है सर, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में कोई पर्सन आ सकता है, लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ओके, डिसीजन इज टेकन बाय कर्ता विथ कंसल्टेशन विथ मेंबर इन HOF, एंड पार्टनरशिप फर्म में डिसीजन मेजोरिटी में जाता है। ठीक है, कर्ता बस की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, बाकी का लिमिटेड रहता है, वेयर एज पार्टनरशिप फर्म में सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। तीन हो गया। और कंट्रीब्यूशन से रहता है। HOF में जनरली जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रहता है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैपिटल लाते हैं। शुभम वेट कर, बाकी लोग चार हो गया, पांच तो मिनिमम बनता है। प्राची बेटा हो गया? मेंबरशिप पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन काइंडली वन थिंग क्लियर कि पार्टनरशिप फर्म का लिमिट 50 हो गया। ठीक है, 2 से 50 है, 200 नहीं है, ये 2 से 50 है। ठीक है, वो ऑलरेडी मेंबरशिप में आ जाएगा। और एक्ट गवर्नड बोलते हैं जिसको, HOF इज गवर्नड बाय हिंदू लॉ, हिंदू लॉ बोलते हैं जो हिंदू सेक्शन है, इनकम टैक्स एक्ट बोल सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म इज गवर्नड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझ आया कि नहीं आया? रजिस्ट्रेशन दोनों में मैंडेटरी है, तो हम लोग बातें नहीं करेंगे, डीड बनता है दोनों में। और कोई ऐसा पॉइंट? टैक्स रेट बोल सकते हैं, इसमें स्लैब रखता है, उसमें फ्लैट रेट रखता है। बढ़िया। और कोई डिफरेंस? 6-7 तो ऐसी हो गया डिफरेंस। दोनों में पिक्चर सक्सेशन नहीं होता, और पिक्चर सक्सेशन में बात ही नहीं, क्योंकि HOF में तो फैमिली लोग चला रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गवर्न बाय हिंदू लॉ और बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
दूसरा पॉइंट, अथॉरिटी, 100% टू कर्ता। पार्टनरशिप फर्म में ईच पार्टनर हैज, क्या लिखोगे, क्या इक्वल, कल पढ़े हो, राइट, इक्वल वॉइस पढ़े हो। डिसीजन एचएफ में कौन लेता है, टेकन बाय कर्ता, लेकिन पूछेगा किससे, मेंबर से, क्या लिखोगे, विथ कंसल्टेशन विथ, टेकन बाय कर्ता इन कंसल्टेशन विथ अदर मेंबर्स। और इसमें डिसीजन टेकन बाय मेजोरिटी। देन आता है लाइबिलिटी, कर्ता का अनलिमिटेड, अदर का लिमिटेड, पार्टनर का अनलिमिटेड। और बताइए, मेंबरशिप कहां से आता है एचयूएफ में, बाय बर्थ और मैरिज विथ मेल मेंबर, एनी पर्सन विथ कंसेंट वर्ड होता है, कंसेंट ऑफ पार्टनर्स कैन एडमिटेड। कोई पर्सन पार्टनर से कंसेंट लेके एडमिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कि माइनर नहीं होना चाहिए ना, माइनर का अलग सिस्टम होता है। 5 हो गए, एक और कोई पॉइंट, 5 ही काफी है। उसकी लाइबिलिटी ही नहीं होती, वो अलग कहानी है, तुम लोग पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ोगे, हाँ, बाद में आगे। क्लियर है, चलिए देन नेक्स्ट, तुमको लगेगा थोड़ा सा झटका इसका डिफरेंस बनाने में। डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी, 90% चीजें तो सेम है इसकी। अनलिमिटेड, यस, एलएलपी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कंपनी में नहीं होती। अच्छा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ये तो बनता है, ये तो बनता है सर, ठीक है। और सर एक कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेता है, एलएलपी एक्ट में होता है, ये तो मैं बताने वाला हूँ। और सर एक में एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, दूसरे में एमओए और एओए बनाना पड़ता है। और बताइए, सर एलएलपी इज मैनेज्ड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स,
वेयर एज कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बताइए क्या डिफरेंस होता है? परपेचुअल सक्सेशन दोनों में होता है कि नहीं होता? और लिमिटेड लाइबिलिटी सर वो भी दोनों में होता है। तो सर ऐसा और क्या डिफरेंस हो सकता है सर? कंप्लायंस की बात कर रहा हूं तो ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है, इनको कंपनी को एलएलपी को मैंडेटरी नहीं होता एक लिमिट तक। और कुछ ऐसा फीवर कंप्लायंस तो हमने बोल ही दिया सर। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है। चलिए इसका तो 15-20 डिफरेंस निकल जाएगा इसका, एलएलपी और कंपनी। सबसे पहला गवर्न के बारे में बात करेंगे। एलएलपी एक्ट कब आया था? एलएलपी एक्ट 2008। कंपनी कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा बात करेंगे मेंबर्स के बारे में। मिनिमम एलएलपी में 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। यहाँ की क्राइटेरिया थोड़ी अलग होगी क्योंकि 3 प्रकार की कंपनियां होती है। सेम चीज मैं लिखवा चुका हूं तुम लोग ऑलरेडी, नहीं लिखवाया उसको भी? हाँ बोले पक्का? ऐसा वाला हाँ होता है आपका? ठीक है ओके। ओपीसी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ओपीसी में मिनिमम, मैक्सिमम, मतलब क्या सर 1 मैन आर्मी होते हैं क्या? हम खुद करेंगे। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। इसको अनलिमिटेड भी बोला जाता है। डन। तीसरा कंप्लायंस। लोअर देन कंपनी, और यहां हायर देन एलएलपी मत लिखना ना, कॉम्प्लिकेटेड। फोर्थ पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको बनाना पड़ेगा एलएलपी एग्रीमेंट। क्या बनाना पड़ेगा? एलएलपी एग्रीमेंट। यहां क्या बनेगा आप लोग का? एमओए एंड एओए दोनों बनाना पड़ता है। पांचवा, मैनेज्ड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। हियर इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डन बच्चे लोग, एवरीवन? ठीक, होमवर्क नोट करो। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड सोल प्रोप्राइटर। किसी का फोन बज रहा है? सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फर्म, 5 पॉइंट, ये होमवर्क रहेगा।
डन एवरीवन? समझ आ गया? ये चैप्टर खत्म है और कुछ नहीं, इसमें सिर्फ सिलेक्शन करना है, एक सिचुएशन दिया जाएगा कौन सा बेस्ट है, हम सब केस पढ़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं ना सिलेबस को तुम लोग को ओवरव्यू कराता हूँ, तुमको क्या क्या चीज पढ़ना है। ये तुमको पता है वॉल्यूम 1 है ना सिर्फ? हाँ ये वॉल्यूम 1 है बुक, सब दिखा देता हूँ तुम। अब 2 वॉल्यूम है इसके। ये सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को बेसिक पढ़े हो, ये कॉर्पोरेट एंटिटी कंपनी है तुम लोग का, ये एलएलपी है अभी जो तुम लोग पढ़े हो। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में तुमको क्या क्या पढ़ना है, पार्टनरशिप फर्म पढ़ना है, यहाँ तुम लोग को एचयूएफ पढ़ना है, यहाँ ट्रस्ट पढ़ना है, यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ना है, ये सब चीजें। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में तुमको एनबीएफसी और बैंक के बारे में पढ़ना है, पेमेंट बैंक, चीट फंड, मुद्रा बैंक, ये सब पढ़ना है। बिजनेस कोलैबोरेशन में याद है टाटा स्टारबक्स मैंने बताया था, और ये बीओ और एलओ के बारे में हो गए 10 चैप्टर वॉल्यूम 1 के। अब वेट कर, मैं वॉल्यूम 2 भी दिखा देता हूँ। कितने पेज का है देखो, 312 पेज का है। मैं आप लोग को ओवरव्यू पहले से दिखा देता हूँ कितना तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो डरिएगा मत। ये वॉल्यूम 2, ये आप लोग के वॉल्यूम 2 के चैप्टर्स। नहीं, लेबर लॉ इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 13 तक सेटिंग अप है, 14 से लेके 20 तक आप लोग के लेबर लॉ है। सर 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर है ऐसा मत मानना, अंदर पार्ट्स है बहुत सारे। जैसे लॉ ऑफ वेजेस में खुद 5 चैप्टर है अलग से, मतलब तुम लोग को लेबर लॉ में 40 नंबर में ये पढ़ना है, ऊपर के 60 में वो पढ़ना है। मेजोरिटी ये भी 312 का है, 600 पेज का, ज्यादा नहीं है, बस उतना ही है, उतना तुम लोग को पढ़ना है। 2 बुक है मस्त, ये सेटिंग का आपको हो गया, ठीक है। अब मंडे से कोशिश रहेगी तुम लोग कॉर्पोरेट तो चालू करना ही है, क्योंकि तुम लोग को बेसिक्स पूरी स्टार्ट करना है, और जो जो लोग नहीं आ रहे उनको मंडे आने बोलो भैया, हो जाएगी ना। क्योंकि तुम्हारे में जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स का सिलेबस है ना बहुत हार्ड है। मैं आप लोग को इसके भी सिलेबस का ओवरव्यू दिखा देता हूँ एक अकाउंट्स का। बातचीत नहीं बच्चे लोग, हाँ इसका भी 2 वॉल्यूम है, एफएम को छोड़ के ना, हाँ एफएम को छोड़ के कॉर्पोरेट का ही 2 वॉल्यूम है। अब इसमें चैप्टर्स का तुम लोग को ऐसे नाम इंडेक्स तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर है देखो, जो तुमको पढ़ना है मेन शेयर कैपिटल और डिबेंचर वॉल्यूम 1 में 2 ही चैप्टर है, 2 ही चैप्टर है, पूरा बुक है ना। वॉल्यूम 2 बताता हूँ, इसमें शायद इंडेक्स होना चाहिए, ज्यादा नहीं, अभी 322 पेज का ही अप्रोक्स उतना ही बनता है। इसमें भी इंडेक्स नहीं है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन इसमें चैप्टर्स इजी इजी टाइप के भी बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग, जैसे ईसॉप हो गया, अंडर राइटर, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशनल एनालिसिस, ये सब चैप्टर है। तुम लोग को ये सब चीज कवर करना है कितने समय में, 4 महीने में, देख लो। ये सिर्फ वो चीज है जो मैं पढ़ाता हूँ, जितना पढ़ाता उतना था, बाकी भी डिस्कशन में नहीं आया, जैसे एफएम हो गया, सिलेबस तो मुस्कान मैम बताई होगी तुम लोग को। तो मंडे से रेगुलर रहना है, एकदम प्रॉपर तुम्हें क्लास चालू हो जाएगी मंडे से, समझ आएगी ना। ये चैप्टर एट एनी कॉस्ट खत्म करो तुम लोग। संडे जो जो नहीं आए थे नोट्स लेके याद करो, सब चीज करो, होमवर्क ध्यान रखेंगे सबको। मैं एक टेलीग्राम में ग्रुप बनाऊंगा, एक हम लोग का पर्सनल डिस्कशन ग्रुप, जहां मैं तुम लोग को होमवर्क भेजूंगा और तुम लोग का डाउट सेशन वही रहेगा। जो भी चीजें समझ आया कि नहीं आया सबको?